नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो होगी लोकसभा के चुनाव की, 2024 के सबसे बड़े चुनाव की, लेकिन हमारी खास निगाहें टिकी होंगी आज महाराष्ट्र पर। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 48 सीटें। और यहां पर दो गठबंधन, मुकम्मल गठबंधन अपने आप में, महाविकास अघाड़ी और महायुति, यानी कि इंडिया बनाम एनडीए, आमने सामने लड़ाई के लिए तैयार है। अब लड़ाई के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। चुनाव की तारीखों की भी घोषणा हो गई। बीजेपी ने महाराष्ट्र से कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन बीजेपी कितनी सीटें लड़ेगी? शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगा? अजित पवार के हाथ कितनी सीटें आएंगी? यह अभी तय नहीं हो पाया है। और इसकी वजह क्या है? अलग अलग कयास लग रहे थे और चल रहे थे, लेकिन आज बात कुछ साफ होती दिखी, तस्वीर कुछ साफ होती दिखी। फिर से राजनीति में और राजनीतिक विमर्श में आज एंट्री मारते दिखे राज ठाकरे। जी हां, मनसे के प्रमुख राज ठाकरे, बाल ठाकरे के भतीजे, और उन्हीं पर अपनी शख्सियत बनाने वाले, वही तौर तरीका, वही जुबान में तलखी, वही तेज तेवर, आक्रामक तेवर। राज ठाकरे आज दिल्ली पहुंचे और देश के गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मुलाकात की। अब राज ठाकरे, जो उत्तर भारतीयों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए मशहूर, स्ट्रोक बदनाम हैं, उनसे मुलाकात क्यों कर रहे हैं अमित शाह, बीजेपी के थिंक टैंक? क्या दरअसल जब से शिवसेना दो फाड़ हुई, एकनाथ शिंदे गुट अब वो असल शिवसेना हो गया है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी भी दो फाड़ हो गई। अजित पवार अपने चाचा का साथ छोड़कर अब बीजेपी का दामन संभाले बैठे हैं। नेचुरली करप्ट पार्टी थी, वो अलग है, वो बात पुरानी हो गई, अब वो वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, वो भी साथ आ गए। तो महायुति, तीन बड़े दल साथ में, दो असली, अब एनसीपी और शिवसेना। तो फिर भी सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा था? और राज ठाकरे अब वो कह रहे हैं कि मुझे बस इतना कहा गया कि दिल्ली आओ, अब आ गया हूं, देखते हैं। अब गठबंधन में वो शामिल होंगे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं उनको 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का मौका भी मिल जाएगा। तो क्या एकनाथ शिंदे, अब वो असल शिवसेना तो हो गए, लेकिन वो कितने मराठा वोट बैंक को अपने साथ ला पाएंगे, साध पाएंगे? क्या इसे लेकर थोड़ा संशय में है बीजेपी? अजित पवार का रुतबा, उनका रसूख, उनकी पहुंच कुछ दायरों तक सीमित है। और मुंबई, अकेले महानगर मुंबई में 6 लोकसभा सीटें हैं, उसके साथ पुणे और ठाणे भी है, और नासिक। इन इलाकों में दबदबा था, मैं शब्द पर गौर कीजिएगा, राज ठाकरे का। आज की तारीख में राज ठाकरे के पास कुल जमा 2-2.25% वोट बैंक रह गया है। 2009 में यह 5% का आंकड़ा भी पार कर गया था। पिछली दफा विधानसभा में 101 उम्मीदवार उतारे, राज ठाकरे ने एक ही उम्मीदवार विधायक बन पाया, और जो वोट बैंक था वो 1.5% से भी कम आ गया। तो राज ठाकरे के लिए जगह क्यों कि एकनाथ शिंदे से अकेले नहीं हो पाएगा, और उद्धव नहीं तो राज ठाकरे ही सही। पर इसमें क्या उत्तर भारतीयों की नाराजगी का खतरा भी मोल लेने को तैयार दिख रही है बीजेपी? अब कुछ पुराने बयान आपको मैं सुनाता हूं। यूपी और बिहार वालों के साथ
गुत्थम गुत्था मार पिटाई जो की थी 2008 में, वो तो आपको याद होगी। घुसपैठियों तक कह दिया था बिहारियों को राज ठाकरे ने, ये 2012 की बात है। अमिताभ बच्चन पर आरोप लगा दिए थे कि महाराष्ट्र में खाते हैं लेकिन मराठियों के लिए कुछ नहीं करते। फिल्मों, बच्चन परिवार की फिल्म कहीं भी लग जाए वहां पर तोड़ फोड़ हुआ करती थी। तो अब वो राज ठाकरे प्यारे हो गए हैं बीजेपी को मराठा वोट बैंक के लिए। उत्तर भारतीय अच्छी खासी तादाद बताई जाती है, कई लोग तो ये कहते हैं 60 लाख तक का आंकड़ा है। हालांकि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 30-40 लाख के करीब तो जो महाराष्ट्रियन नहीं है, उससे ज्यादा का ही आंकड़ा बनता है। खतरा मोल ले रही है बीजेपी, और इसमें जो वो संभावित फॉर्मूला था 30 से 32 बीजेपी, 10 से 12 एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना को, और 4-5 सीटें अजित पवार को, 2 पर मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी बीजेपी के उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं। चुनाव चिन्ह होगा कहने को शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का। अब ये 2 सीटें और जो दी जाएंगी, जो खबर आ रही है राज ठाकरे को, वो भी एकनाथ शिंदे गुट के कोटे में से ही दी जाएंगी क्या? उधर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी, महाविकास अघाड़ी भी अपना सीटों का बंटवारा तय नहीं कर पा रही। वहां पर अभी भी पेंच अटके हुए हैं, और सीटों को लेकर भी बताया जा रहा है कि पेंच अटके हुए हैं। अब ये सीट कौन सी हैं? वो है सांगली और चंद्रपुर। जो वंचित बहुजन अघाड़ी है प्रकाश आंबेडकर की, वो सीटें भी ज्यादा मांग रहे हैं। एनडीए में दिक्कत बारामती, माढ़ा और सातारा को लेकर है। दरअसल मराठी में सातारा होता है, हम हिंदी वाले सतारा कर देते हैं, जो सामने ग्राफिक्स में भी दिखाई दे रहा है। तो वो जो संभावित फॉर्मूला था 20 से 22 शिवसेना को, 15 सीटें कांग्रेस को, और 10 में सिमटा दिया जाए एनसीपी और प्रकाश आंबेडकर को। 27 फरवरी को इसकी घोषणा होनी थी, लेकिन घोषणा अभी नहीं हो रही है। तो वेट एंड वॉच मोड है, या जो हाल एनडीए का है वही हाल अभी भी इंडिया में भी बना हुआ है। और यह एक बड़ा स्विंग स्टेट है। 48 सीटें, 48 में से 41 पिछली दफा एनडीए के पास गई थी। एक निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को भी जोड़ लूं तो 42 सीटें हो गई थी एनडीए की। 23 जीती थी बीजेपी और 18 सीटें जीती थी शिवसेना ने। 5 सीटें ही मिली थी कुल मिलाकर आज के इंडिया गठबंधन को। लेकिन ट्रैकर्स कह रहे हैं कि मामला बराबर का या बहुत टक्कर का दिखाई दे रहा है। हमारा लेटेस्ट ट्रैकर कह रहा है 28 सीटें एनडीए की और 20 सीटें इंडिया को मिलती दिखाई दे रही हैं। 28 में भी एनडीए को 14 सीटों का नुकसान साफ होते दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जब एक एक सीट पर लड़ाई लड़ी जा रही है, एक एक सीट के लिए किसी को भी साथ लेने को एनडीए, बीजेपी जो ये कहती थी एक अकेला सब पर भारी, लेकिन सबको लेने की तैयारी में जो दिख रहे हैं, वो खेल भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र की कहानी वही, उद्धव नहीं तो राज सही, और पुअर कॉपी है क्या? वो पहुंच है क्या? वो पकड़ है क्या? और 48 सीटों का रण कहां अटका गठबंधन? चर्चा में मेरे साथ एनसीपी अजित पवार गुट, असल एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव और उनके प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, कृष्णा हेगड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, असली शिवसेना हो गई है अब, शिवसेना शिंदे गुट, आनंद दुबे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, और एनसीपी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो
चर्चा में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर भी हमारे साथ हैं। तो कृष्णा हेगड़े, क्या भरोसा नहीं है बीजेपी को पूरा आप लोगों पर? उद्धव नहीं तो राज सही कह रही है बीजेपी, एकनाथ पर पूरा भरोसा नहीं है। है बीजेपी, सेना, आरपीआई सब एक साथ लड़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि जब बाला साहेब ठाकरे जी थे तो राज ठाकरे जी शिवसेना के ही नेता थे। जब उद्धव ठाकरे जी ने कमान लिया तो राज ठाकरे जी चले गए। अभी कमान फिर से एकनाथ शिंदे जी के पास है। हमारा बहुत ही कंफर्टेबल रिलेशनशिप है। वो हमारे नेता भी रह चुके हैं, हमारे सहयोगी भी रह चुके हैं और वो हमारे साथ काम करेंगे, हमको कोई अड़चन नहीं है। वो मार्च 2006 की बात थी। मार्च 2006 के बाद आप लोग ना तो मनसे में गए और राज ठाकरे के लिए कौन से कसीदे तब पढ़े थे। अब मजबूरी का नाम राज ठाकरे हो गया, आपको कहना पड़ रहा है, याद दिलाना पड़ रहा है हमारे नेता हुआ करते थे। कौन से बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं आप? संदीप भाई, राज ठाकरे जी हमारे आइडियोलॉजी के, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के और मराठी मानुस के लिए लड़ते, हम भी वही करते हैं। उद्धव जी बहक कर चले गए कांग्रेस के साथ, उनका कांग्रेसीकरण हो गया है। जो सावरकर जी का अपमान करते हैं उनके साथ बैठते हैं, जो सनातन धर्म का अपमान करते उनके जो साथ, उत्तर भारतीयों का अपमान करते हैं उनको घुसपैठिए बताते हैं, यहां आकर रोटी तोड़ते हैं, डंडों से जिनकी पिटाई करवाई जाती है, वो विचारधारा सही है? उसके लिए आप सुर में सुर मिलाएंगे राज ठाकरे के? वो 2008 की बात थी। उसके बाद राज ठाकरे जी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के हित में और देश के हित में बात कर रहे हैं। और राज ठाकरे की और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी है और अमित शाह जी तय करेंगे, उन्होंने उनको मिला है। आपसे पूछा था, आपसे सलाह मशवरा वगैरह किया कि भाई राज ठाकरे को लेकर आ रहे हैं महायुति में? बिल्कुल, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी भी थे, दोनों सम्मान्य मुख्यमंत्री जी भी बात पर थे, विनोद तावड़े जी भी थे, जो बीजेपी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, बावनकुळे जी, वो भी थे। लेकिन सब एक साथ गए हैं, एक साथ इलेक्शन। आप तो कह रहे थे 48 की 48 सीटें जीत लेंगे, इतनी बार मेरे कार्यक्रम में आप आए हैं, फिर राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, हम राज ठाकरे जी या पार्टी का हिसाब नहीं है। हम, आपने देखा होगा बीजेपी ने के देश भर में छोटे छोटे पार्टियों को इकट्ठा किया। हमारी बात यह है कि सब घटक के लोग, सब वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए। एक विशाल विकसित भारत होना चाहिए और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को ताकत देने के लिए हम सब साथ, 40 पार्टी साथ में, सब साथ आ जाएंगे। जिस एनसीपी से आप असहज थे, जिसे नेचुरली करप्ट पार्टी बताते थी बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का आरोप लगाया। आपको पहले परेशानी थी जी, अजित पवार जब वित्त मंत्री थे हमारे नेताओं को तो कुछ पैसे ही नहीं मिले, आवंटन ढंग से नहीं होता था, वहां पर कड़वी घूंट पी गए। अब राज ठाकरे के भी कसीदे पड़ रहे हैं, तो आप कहां रह गए? कहने को पार्टी की सरकार की अगुवाई कर रही है शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट अगुवाई कर रही है, या आप महज पिछलग्गू बनकर बैठ गए? संदीप भाई, जो भ्रष्टाचार से लिप्त थे लोग, वो लोगों को हमने वहां पर ही छोड़ दिया। जो हमारे साथ काम करते हैं और हमारे आइडियोलॉजी से मिल रहे हैं, आपकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते। देखिए, वो आप कुछ भी कह सकते हैं, हाँ। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जो हमारा, तो आपके कोटे से ही मिलेंगी। अब 2 सीटें राज ठाकरे को देने की बात हो रही है। देखिए, वो तो तय हो जाएगा 2 दिन में कि किसके कोटे से जाता है। लेकिन अगर वो आए हमारे साथ, हमारी जो वोट परसेंटेज बढ़ाते हैं, और सिर्फ हम ये लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, आने वाला विधानसभा का बहुत भारी भरकम वोट बैंक है राज ठाकरे के पास, 1.5% से कम। देखिए, राज ठाकरे जी के पास 13 जो है विधायक थे, 26 कॉर्पोरेटर थे, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो चलाते थे। 2009 की बातें करने लगे, 15 साल पहले चले गए। आज भी वो हिंदुत्व पे बोलते हैं, वो अच्छा ओरेटर है, मराठी मानुस के हित में बोलते हैं। और एक मुझे लगता है कि जो
ठाकरे परिवार में आज ठाकरी भाषा बोलता है, ठाकरी भाषा। वो सिर्फ राज ठाकरे ही बोलते हैं। उद्धव ठाकरे जी तो कांग्रेसी भाषा बोलते हैं। अच्छा, असल ठाकरे राज ठाकरे हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, आपका और राज ठाकरे का तो दोस्ताना या मैं कहूं दुश्मनी जग जाहिर है। वो अजय दादा पवार से भी पूछा था कि भाई राज ठाकरे को ले रहे हैं। हाँ, देखिए संदीप भाई, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जो भी राजनीतिक दल है उनका मकसद है चुनाव को बेहतर तरीके से जीतना। और उस जीतने में अगर कोई भी व्यक्ति हमको लगता है जो हमारा साथ देने को तैयार है, जो हमारी विचारधारा से सहमत है, जो हमारे पार्टी के एजेंडे को या हमारे आप राज ठाकरे की विचारधारा से सहमत है, आप राज ठाकरे की विचारधारा से सहमत हैं, एनडीए के साथ है मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। आप राज ठाकरे की देश के विकास के लिए, आप राज ठाकरे की विचारधारा से सहमत हैं? मैं सोचता हूँ राज ठाकरे साहब की उस विचारधारा से हम सहमत होंगे जब वो महाराष्ट्र के विकास की बात करते हैं। हम उस बात से सहमत होंगे जब विकास में पर प्रांतियों को, और आप भी पर प्रांतीय हैं, आप भी पर प्रांतीय हैं, और इसे अन्यथा ना लीजिएगा। और घुसपैठिए शब्द और मार पिटाई और थुकाई जो आम हो गई थी कुछ सालों तक, उसके चेहरा हैं राज ठाकरे। संदीप जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता। जो आदरणीय राज ठाकरे साहब पे 2008 में आरोप लगे थे, उसके बाद बहुत एक लंबा समय गुजरा है, और इस लंबे समय में उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनाव भी लड़वाया है, और उस मुद्दे पर उन्होंने अपने आप को पीछे भी किया है। अब सिर्फ उसी बात को लेकर अगर हम आज ये कहें कि हम राज ठाकरे साहब को नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूं ये उनके साथ भी अन्याय होगा, और ये देश महाराष्ट्र की राजनीति के साथ भी क्षमता पर आप पर भरोसा नहीं है क्या? बीजेपी राज ठाकरे से बात करके क्या ये संदेश भी दे रही है कि भैया एकनाथ शिंदे और अजित पवार आप अकेले से ना हो पाएगा, हमें कुछ और भी चाहिए साथ में? नहीं ना, मुद्दा ये नहीं है संदीप जी, बिल्कुल ये नहीं है। अविश्वास जैसी कोई भी बात हम लोगों के बीच में नहीं है। ये जो रणनीति बनती है, ये सामूहिक निर्णय के बाद बनती है, और आप जानिएगा इस बात को कि इसमें आपकी सहमति से ये बात हो रही है। शिंदे साहब ये महायुति में राज ठाकरे की एंट्री आपकी सहमति से हो रही है? निश्चित रूप से, क्योंकि बीजेपी का काम करने का तरीका ही है कि वो अपने साथियों से पहले चर्चा करते हैं। चलिए, सहमति बनी है, आप ये दावा कर रहे हैं या ये कड़वी घूंट पीनी पड़ रही है? बड़ी खबर आ रही है। हम अभी महायुति की बात कर रहे थे, यानी कि एनडीए की बात कर रहे थे। अब लोकसभा चुनाव पर महाराष्ट्र से ही जुड़ी एक बड़ी खबर ये इंडिया खेमे से आ रही है, और खबर अब ये आ रही है, मैंने 27 फरवरी का जिक्र किया था कि भाई सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। अब जानकारी ये आ रही है कि 21 मार्च को, यानी कि परसों 2 दिन बाद औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा सीटों के बंटवारे का। मेरे सहयोगी जनेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जनेंद्र, अब बहुत दिनों तक इंतजार के बाद आखिरकार वो शुभ मुहूर्त निकाल लिया है क्या इंडिया वालों ने? बहुत दिन इंतजार कराया है। बिल्कुल, देखिए संदीप जी, कांग्रेस के उच्च सूत्रों से हमें यह पता चला है कि 21 मार्च को मुंबई में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी सीट बंटवारा, जो 48 सीटों पर इन्होंने आपस में फार्मूला तय किया है, उसका औपचारिक ऐलान कर देंगे। एक बड़ी जानकारी यह भी मिली है कि वंचित बहुजन अघाड़ी, जो लगातार ज्यादा सीटों के लिए, आधा दर्जन से ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रही थी, उसके दबाव में ये पार्टियां नहीं आएंगी, और जो उनको ऑफर है तकरीबन 4 सीटों का, अगर वो स्वीकार करती है बहुजन वंचित अघाड़ी यानी प्रकाश आंबेडकर, तब तो वो गठबंधन में रहेंगे, वरना फिर सीटों का बंटवारा उनके बिना होगा। जो एक सीटों को लेकर के ये हमें बताया गया है कि 3 से 4 अभी भी ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एक अनौपचारिक तौर पर यह बताया गया है कि शिवसेना करीब 20 सीटें, कांग्रेस करीब 18 सीटें और तकरीबन 10 सीटें एनसीपी शरद पवार के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस अपने खाते में से 1 सीट या 2 सीट राजू शेट्टी की जो पार्टी है, किसानों की पार्टी है, उनके लिए छोड़ सकती है। तो ये एक फार्मूला उभर कर सामने आया है। इस फॉर्मूले में, एक मिनट जनेंद्र, इस फॉर्मूले के हिसाब से
तो वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए कोई सीट नहीं बची ना। अगर 4 वंचित बहुजन अघाड़ी को दी जाती हैं, तब ये 20, 18 और 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? या किसी पार्टी को अपने कोटे से देनी पड़ेंगी प्रकाश आंबेडकर को सीटें? बिल्कुल, देखिए ये मैंने परिस्थिति आपको तब बताई है जब बहुजन वंचित अघाड़ी को गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा। अभी भी उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि उनके तेवरों से लगता नहीं है कि वो गठबंधन करने के मूड में है, और अगर वो गठबंधन में नहीं आते जो उनको ऑफर है जी, हाँ, तो गठबंधन में नहीं आते तो 20, 18, 10 का फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है। तो लौंडे पाटिल मतलब शुभ मुहूर्त निकाल ही लिया, और ये प्रकाश आंबेडकर रहेंगे या जाएंगे आपके गठबंधन में? हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश है, हमारी इच्छा है कि एक विचार के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक लोकतंत्र को बचाने को और संविधान को बचाने को। वही लड़ाई प्रकाश आंबेडकर जी भी लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ लड़े। और उस दिन जब हमारी मीटिंग हुई शिवाजी पार्क में मुंबई में, तो उस मीटिंग में उन्होंने शिरकत भी की और अपना भाषण भी दिया था। और जब उन्होंने पूछा कि लड़ना चाहिए, चाहे अकेले लड़ो या साथ में, तो नीचे से पूरे पब्लिक ने उनको रिस्पांस दिया था, नहीं नहीं साथ में, अकेले नहीं, साथ में लड़ना चाहिए। ये सारे पब्लिक ने उनको कहा था। तो जनता का भी बहुत देर नहीं कर दी। जो चीज 27 फरवरी को हो जानी चाहिए थी अतुल, अब ये 21 मार्च आते आते आप गठबंधन का ऐलान करेंगे। गठबंधन तो बना हुआ था। नहीं, 19 अप्रैल को पहला फेज है, जो केवल 5-6 सीटों पर ही है। तो मुझे नहीं लगता कोई देर हुई है, सही वक्त पर हुआ है, सही वक्त पर सही निर्णय हुआ है। और हमें पूरी अपेक्षा है, आशा है कि प्रकाश आंबेडकर जी भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, और भारी मात्रा में। जैसा पहले एक सर्वे आया था 38, कोई कहता है 3, आप कहते हो 20, फिर इसके पहले आया था हम 20 जीतेंगे, हम 28 जीतेंगे, 20 महायुति जीतेंगी। तो ये बात तय है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है पार्टियों में, वो जनता को पसंद नहीं आया है। किसानों को दरकिनार किया गया, युवाओं को दरकिनार किया गया। और ये सरकार है या नहीं है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है या एकनाथ शिंदे है, ये पता ही नहीं चल रहा है, या अजित पवार कहाँ से आए ये पता ही नहीं चल रहा है। यानी यहाँ पर सिक्वल चल रहा है। पहले चक्की पिसिंग एंड पिसिंग पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट हो गया सुपारीबाज। ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग इन्होंने अजित पवार जी के लिए कहा था। और अभी रिसेंटली इन्होंने राज ठाकरे जी को सुपारीबाज कहा था। और अभी राज ठाकरे को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने तो वो सारी कड़ियां जोड़ रहे हैं। जहां भी 1-2% वोट बैंक भी दिख रहा है, उसको साध रहे हैं। तो आप मौका दे रहे हैं एनडीए को रीग्रुप करने का? नहीं संदीप जी, मैं दावे से कहता हूं, आज बीजेपी के पास मुंह नहीं है और वोट मांगने के लिए जबान नहीं है। यहां मुंबई में और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के वोट कौन से मुंह से मांगेंगे वो? और उत्तर भारत में जाकर, यूपी में और बिहार में जाकर क्या जवाब देंगे? जब देश का संविधान कहता है कि सबको सब जगह के मौके की बराबरी है और कोई कहीं भी आ जा सकता है, तो फिर उसके ऊपर रोक लगाने वाला कौन था? और उनके साथ ये जा रहे, और ये उनके साथ जा रहे जिनको चक्की पिसिंग एंड पिसिंग कह रहे थे, सुपारीबाज कह रहे थे। तो इनके कथनी और करनी का अंतर तो इस देश की जनता जान रही है। 17 तारीख का ये तो तय हो गया ना कि आप नहीं जीत रहे, आप एक अकेले भारी नहीं हो, आप हल्के हो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो थी, वो राहुल गांधी का ही इंतजार होता रहा। उस इंतजार में कितने लोग तो आपके निकल कर चले गए। मिलिंद देवड़ा गए, हमेशा दाएं बाएं दिखाई देते थे। अशोक चौहान, अब राहुल गांधी कह रहे हैं, वो तो रोते हुए बता रहे थे कि मेरे ऊपर इतना दबाव हुआ। पर अशोक चौहान तो ये कह रहे थे 40 दिन में बात करना चाह रहा था कि किसी ने फोन पर बात ही नहीं की। तो आपके घर में भी तो सेंधमारी चल रही है ना? जानकारी ले लो संदीप भाई, आप दिल्ली में रहते हो। हमारे घर में 1-2 लोग की सेंधमारी कर पाए, वो लोग जिनको टिकट मिलना जरा कठिन था, सेंधमारी कर पाए, लेकिन हमारा घर तोड़ नहीं पाए। केवल कांग्रेस पार्टी इंटैक्ट है। और जो शरद पवार जी के साथ में और उद्धव ठाकरे जी के साथ में जो जनता है और उनकी शाखा है और जो वोटर है, वो साफ तरीके से दिखता है, इनके पास नहीं है। और आज जिस तरह से एक एक सब लोगों को लिया जा रहा है, तो पहले हार तो मान लिया बीजेपी ने कि हम अकेले जीत नहीं सकते हैं। 5 फेज में महाराष्ट्र का चुनाव लगाया है, 5 फेज में। यानी नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है कि उनको यहां महाराष्ट्र के कोई नेतृत्व पे विश्वास नहीं है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो राज ठाकरे भी साथ में अगर आ जाते तो उनके ऊपर भी। और खुद नरेंद्र मोदी ने अपना विश्वास खो दिया है। हुआ क्या 15 लाख का, हुआ क्या 2 करोड़ रोजगार का, हुआ वो किसानों की आमदनी दुगनी हुई। यहां पर अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी ओले गिर रहे हैं, किसी भी किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है।
चलिए कैच की मुद्दे क्या तो इन्होंने अभी किस तरह से आएंगे, कैच अभी तो नीति को समीकरणों की किसानों के बात हो खिलाफ रही है। आनंद दुबे, अब यहां पर कृष्णा हेगड़े की बात मानूं, वो तो कह रहे हैं अब पता लगेगा कि ठाकरे विरासत का असली वारिस कौन है। ये उद्धव ठाकरे दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई भी सामने आएगी कि कौन कितने लोगों को अपनी तरफ रिझा सकता है। संदीप जी नमस्ते। देखिए संदीप जी, बहुत पुरानी कहावत है कि गुलामों से पूछा नहीं जाता, गुलामों को आदेश दिया जाता है। जो आदेश उनको दिया जा रहा है वो उसी पर बात करेंगे। मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 41 सीटों पर विजय प्राप्त की। 2024 में क्या हो रहा है? एक अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी, एक एकनाथ शिंदे जी की कथित शिवसेना, उसके बाद भी चुनाव जीत पाने का कोई मंजिल दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए और पार्टियों की जरूरत पड़ रही है। किस पार्टी की जरूरत पड़ रही है? जिस पार्टी ने उत्तर भारतीय भाई बहनों पर अत्याचार किया, अपमानित किया, मजदूरों को पीटा, गरीबों को मारा, अपमानजनक शब्दों से उनको कहा, उस पार्टी को भी इनको लेना पड़ रहा है। पता नहीं क्या मजबूरी होगी, ये मजबूरी तो यही लोग बता सकते हैं। लेकिन हम हमेशा से कहते थे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, गंगाधरी शक्तिमान है। हमारी बात अब कुछ वो लोग मान रहे महाराष्ट्र थे, नवनिर्माण कुछ लोग कहाँ, कृष्णा हेगड़े कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण में अब सहभागी होंगे, साझेदार होंगे राज ठाकरे। संदीप जी, उनकी पार्टी का मैंने नाम लिया है, जो नाम है वो मैं ले रहा हूं। लेकिन हम हमेशा से कहते थे कि गंगाधरी शक्तिमान है। आज इस बात की कलई खुल गई कि हम जो कहते थे वो सत्य है। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी की पार्टी जिस ढंग से काम कर रही है, जिस प्रकार से सभी सर्वे में हमें बढ़त दिखाई जा रही है, ये लोग पूरी तरह से घबराए हुए हैं। नहीं, हमारे सर्वे में दिसंबर में आपको बढ़त थी, पर अभी ताजा जो सर्वे किया है अब एनडीए आगे निकल गया है, 28-20 का आंकड़ा है हमारा सर्वे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए उसको भी नतमस्तक होकर मानता हूं। जिस पार्टी को दो लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, नेतृत्व किया, वो 41 सीट पाती है। और आज उलट जब इतनी तोड़फोड़ करने के बाद भी आदरणीय देवेंद्र जी भरे मंच से कहते हैं कि मैं पार्टियों को तोड़कर वापस आया हूं, उसके बाद भी आपको क्या हासिल हुआ? इसका मतलब आपके काम की कोई वैल्यू नहीं। विशुद्ध राजनीति की बात करते हैं ना आनंद भाई। देखिए, मुंबई, पुणे, ठाणे और नासिक, इन जगह कुछ असर है राज ठाकरे का। आपके लिए चिंता का सबब है? वोट तो आपके काटेंगे कि नहीं? हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब हम जनता के बीच में जाकर इनका असली चरित्र लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि 18 साल हो गया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बने हुए। शुरू में जिस प्रकार जनता ने इनको विश्वास दिया, अंत में उनके विश्वास पर एक खरे नहीं उतर पाए। नासिक महानगर पालिका में इनको सत्ता दी गई, इनको 2009 में 13 विधायक दिए गए। उसके बाद इन्होंने पूरी तरह से जनता के विश्वास को एक प्रकार से खो दिया। तो जिस पार्टी ने जनता के विश्वास को खो दिया, हम जाके जनता के बीच में इनके बारे में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में दोनों तरफ से तालियां ठोकी जा रही है। क्लाइड क्या कहते थे, क्या कह रहा है ये महाराष्ट्र का रण? ये जो 48 सीटों का गठबंधन, अब राज ठाकरे की भी एंट्री होना, क्या कहता है ये महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर? सुधीर जी, मैं बात कर सकता हूं अभी? मतलब काफी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ, बोलिए ना जी। तो आपने सवाल अच्छा किया। हाँ, तो सवाल अच्छा किया। सबसे पहली बात तो देखिए, राज ठाकरे का क्या अस्तित्व है। मुंबई में आकर आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, 2019 में उन्होंने एक भी अपने विधायक को खड़ा नहीं किया था। और आज जो है राज ठाकरे जो है एक मोहरा है। आप समझ लीजिए, थोड़ी देर पहले शिंदे ग्रुप के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त लोगों के हम ले रहे हैं, मैं उनके बात से सहमत हूं। आश्चर्य की बात नहीं जो मैं उनसे सहमत हूं। क्यों सहमत हूं? कि इन्होंने सब भ्रष्ट लोगों को अपने साथ लेकर उन्हें धोकर भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। अजीत पवार जी उनके पार्टी के साथ मिलने के 4 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला। उनके पास गए तो घोटाला धुल गए। इनके एक बड़े नेता है आदरणीय माननीय किरीट सोमैया जी, किसी के ऊपर भी हाथ लग कर रख देते हैं और कहते हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार है का जो काम कर रहे हैं
तो वो जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते, वो साफ सुनकर बाहर आ जाते हैं। अच्छा, फिर उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि ठाकरी भाषा, राज ठाकरे ठाकरी भाषा करते। आज मैंने एक पोस्ट किया है, यही राज ठाकरे की ठाकरी भाषा में उसने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहा कि भाई ये मोदी जी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है फॉर्मूला 1 की गाड़ी जाती है वै वै, और मराठी में कहा असं काय बोलता का कोण, हाँ असं काय बोलता का, काय माणूस है, ऐसा कहते। तो ये आदमी को ये सब लेकर शामिल करते हैं। तो कहने का मतलब तो क्या, ये मैं आपको राजनीति एक का मुद्दे की सामदाम बात दंड तो भेद है बताता ना हूं। क्लाइड, 1-1.5-2% ठीक जो है भी ना, तो वोट अच्छी बैंक बात है। जहां से संदीप मिल जी, और सकता एक है बात उसको सुन जोड़ लीजिए रही है संदीप जी, बीजेपी। एक और बात सुन लीजिए, मैं कब से अभी तो सुन लीजिए ना, मैं कब से आपकी बात सुन रहा, थोड़ा और सुन लीजिए, एकदम अच्छी शांति से मैं सुन रहा था। और एक मुद्दा ऐसा इनका है कि राज ठाकरे को इन्होंने प्यादा किस तरह से बनाया, बताता हूं मैं। राज ठाकरे की जी के पास अगर कोई चुनाव में उम्मीदवार अगर लड़ सकता है, थोड़ा भी लड़ सकता है, तो एक ही आदमी है, वो बाला नांदगांवकर जी है। वो दक्षिण मुंबई में जहां मैं रहता हूं, दक्षिण मुंबई में वो लड़ सकते हैं, अगर लड़ सकते हैं तो ये लोग जो है ये प्यादे को इस्तेमाल करके शिंदे गढ़ पे प्रेशर डालेंगे कि भाई अगर आप हमारा यहाँ की बात नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ पर इनको खड़ा कर देंगे। तो ये बीजेपी का माइंड गेम है। आप कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, सही बात है, माइंड गेम खेल रहे हैं शिंदे गढ़ के साथ कि अगर आप यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम आपको यहाँ दबाएंगे, ये नहीं करेंगे तो हम वो करेंगे। मिलिंद देवरा जी के बारे में जो बात कर रहे हैं लोग, दक्षिण मुंबई में वो 2 बार हार चुके हैं और अभी राज्यसभा में जाकर बैठे हैं, वो कभी यहाँ से खड़ा रह ही नहीं सकते क्यों, कभी जीतेंगे ही नहीं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मैं उनको बचपन से जानता हूं। मुंबई तो की ये क्योंकि आप भाजपा बात का कर रहे हैं रणनीति है स्पेसिफिकली ना, क्लाइड, रणनीति एक के मिनट हिसाब सुनिए से ना, सुनिए ना, ठाकरे जो है 6 वो सीटें उनका हैं मुंबई में। इन 6 सीटों पर राज ठाकरे की एनडीए में, महायुति में एंट्री एनडीए के लिए फायदेमंद है, आप लोगों के लिए चिंता का सबब, या उत्तर भारतीय वोट बैंक भी पोलराइज होता दिखाई देगा, उस पर आप उम्मीद साधे बैठे हैं? राज ठाकरे जी का कोई फायदा बीजेपी को ना होने वाला है, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उत्तर भारतीय लोगों को भी मालूम है कि ये भाई साहब खाली आवाज करते, कुछ कर नहीं पाते। वो समय गया, वक्त गया उनका, अब वो वक्त नहीं रहा। ये सिर्फ एक प्यादा बनकर बैठे जिसे बीजेपी इस्तेमाल करेगी एक नाथ शिंदे जी के ग्रुप के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। भाई मेरी ये बात सुनो, नहीं तो ये बात हम करेंगे, और जब वो तो हर हो ग्रुप जाएगा तो डालते हैं। राज अच्छा, ठाकरे जी आपके को भी भूल प्रेशर की जाएंगे भी और बात कुछ कर होने वाला लें नहीं। तो कोई फर्क नहीं अब पड़ता है। मेरे सहयोगी ने जो जानकारी दी है 21 मार्च को आपके सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। वो कह रहे हैं 20, 18, 10 और वंचित बहुजन अघाड़ी को 4 सीटें मिलती हैं, तो वो किसके खाते से जाएंगी? 10 में क्या 4 सीटें आप ही को देनी पड़ेंगी, प्रकाश आंबेडकर को? आप तो थोड़ा रुक जाइए ना संदीप जी, 21 तारीख है, 36 घंटे 40 घंटे में पता चल जाएगा आपको। हम हमारा काम पूरा रेडी करके रखे हैं, हम करेंगे। तकलीफ तो बीजेपी को हो रही है, जो अपने आप को इनविंसिबल कहते हैं, 400 पार कहते हैं, उन्हें राज ठाकरे जी को आज लेना पड़ रहा है। तो फिर उससे बड़ी बात क्या है कि भैया डर गए हैं, इनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसलिए छोटे मोटे जो भी लेकर जमा कर रहे हैं। अगर इतना उनको अपने आप शक्ति पर, अगर ये मतलब बोलते ना कि हम इनविंसिबल है, इतनी शक्ति पर उनको गुरूर है, तो अकेला लड़ लीजिए। क्यों 40 पार्टी को लेकर लड़ रहे हैं, क्यों खिचड़ी बना के बैठे? अकेला लड़ लीजिए चुनाव और जीत के दिखाइए 400 पार बीजेपी। ठीक है इनविंसिबल कृष्णा, क्लाइड ये कह रहे हैं ये दरअसल बीजेपी एक नाथ शिंदे गुट पर, आपकी पार्टी पर दबाव बना रही है कि जैसा हम कह रहे हैं जहां जहां कौन खड़ा करना है, किन सीटों पर खड़ा करना है, उसके लिए राज ठाकरे को ले आए हैं कि सुनते हो तो ठीक है, वरना राज ठाकरे का उम्मीदवार वहां से खड़ा हो जाएगा। शायद शरद पवार जी के प्रवक्ता को ये पता नहीं कि सुप्रिया सुले जी सुबह से राज ठाकरे जी को न्योता दे रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में आए, और संजय राउत बहुत गुस्सा हो रहे हैं इस बात पर, और वो बोल रहे हैं कि सुप्रिया सुले कौन है, वो पार्टी का अध्यक्ष तो हमारे शरद पवार साहब है, हाँ। तो उनको कौन न्योता दे रहा है, ऐसा संजय राउत जी बोल रहे हैं राज ठाकरे जी के बारे में। तो देखिए, इनके अंतर्गत मामले में हम नहीं पढ़ना चाहते। हमारा एक ये है जो अभी जो मतलब कोई दबाव नहीं है ना, राज ठाकरे के आने के चलते दबाव में तो नहीं आ गए? नहीं, हमको तो कोई दबाव नहीं है। क्लाइड पर आपसे भी रिस्पांस चाहूंगा, एक सेकंड। वो सुप्रिया सुले की बात ठीक कह रहे हैं, आप तो खुद न्योता देते घूम रहे हैं कि सब महाराष्ट्र के विकास के लिए साथ आइए, सबके लिए दरवाजा खुला है। संदीप जी,
ये अगर जहां पर सुप्रिया सुले जी ने राज ठाकरे को न्योता दिया वो वीडियो दिखा ले तो मैं मान जाऊंगा। क्या है शिंदे गुट के प्रवक्ता कौन से कुएं में रहकर कौन से किरीट सोमया टीवी या भक्त टीवी देखते मैं बाकायदा एक बयान में कुछ बातचीत एक मिनट अब सुनिए, टीवी पे तो मैंने भी देखा नहीं है। रोहित पवार आपके विधायक हैं, कहीं बोला नहीं है। अरे सुनिए ना, रोहित पवार आपके विधायक हैं, हाँ उनका शब्द है, उनका बयान, राज ठाकरे से विनती है कि वो महाराष्ट्र हित और धर्म का पालन करें, इस महाशक्ति के खिलाफ लड़ने वाले लोग चाहिए, आज संघर्ष के हालत है, बीजेपी का साथ ना देकर हमारे साथ आकर लोगों के लिए लड़े। आपके विधायक कह रहे हैं। नहीं तो नहीं ठीक है, तो अभी तो ये मैं पूछना चाहता हूं ना कि कौन से टीवी पर देख रहे हैं। संदीप सोनवलकर हटा दीजिए क्लाइड कास्ट्रो को स्क्रीन पर से। संदीप सोनवलकर, ये राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ गई? लाख टके का सवाल, सबसे बड़े सवाल से शुरू करता हूं, ये जरूरत क्यों पड़ गई एनडीए को? सर राज ठाकरे से संबंध तब से था जब शिवसेना टूटी थी, और एक बात आपको मैंने तब कही थी कि मनसे में भी पूरी शिवसेना टूट कर जा सकती, तब से संबंध की बातचीत लगातार चल रही थी। अब समय आया है तो चुकतारा किया जाए और राज ठाकरे को खुल के साथ में ले लिया जाए। आपको याद है एक खबर हमने चलाई थी कि राज ठाकरे की मनसे में ही पूरी शिवसेना जा सकती है, एक समय इस बात की भी चर्चा थी, तो अब चुकतारा किया जा रहा। लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क बहुत बड़ा लिया है बीजेपी ने, क्योंकि राज ठाकरे का एनडीए में होना फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है, ये महाराष्ट्र की हकीकत है। राज ठाकरे के यदि कैंडिडेट खड़े होते हैं अलग अलग जगहों पर तो वो शिवसेना का वोट काटते, यानी उद्धव ठाकरे का वोट काटते। अब वो बीजेपी में आ गए तो कहीं ऐसा ना हो, ये जो उत्तर भारतीय वाली लाइन है जो आज मुंबई में चलना शुरू हो गई है, आज मुंबई के सारे अखबारों ने छापा है कि बीजेपी उत्तर भारतीयों में किसी को कैंडिडेट नहीं बना रही है और उत्तर भारतीयों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। यदि ये लाइन चल गई तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान तो पीयूष गोयल को होगा, क्योंकि उनकी विधानसभा में करीब 32% उत्तर भारतीय हैं। यदि वो मान रहे हैं कि गुजराती और मारवाड़ी वोट 28% उनको देगा तो 32% उत्तर भारतीय हैं, तो पीयूष गोयल सबसे ज्यादा चिंता में है और परेशान भी हो सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़ा खतरा बीजेपी ने मोल लिया है। यदि राज ठाकरे को मुंबई में दक्षिण मुंबई और नासिक की सीट जो देने की बात हो रही है यदि दी जाती है तो निश्चित तौर पर इसका असर राजनीतिक होगा। यदि उत्तर भारतीय नाराज होता है तो बीजेपी को एक नहीं, बड़ा पर उत्तर भारतीय, लिया। देखिए बीजेपी कोई कमजोर गोटियां खेलने वाली पार्टी तो है नहीं, वो सारी चीजों का आकलन किया होगा। मराठाओं में सेंधमारी कितनी कर पाएंगे राज ठाकरे या वोट काट पाएंगे उद्धव ठाकरे की, वो गणित भी तो हमें फलाना होगा। सर वो कर सकते थे यदि उनका उम्मीदवार खड़ा होता, उनका उम्मीदवार यदि अलग अलग सीटों पर खड़ा होता, जो उन्होंने 2009 से किया। हर बार वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते थे और उनके कैंडिडेट लोकसभा हो विधानसभा हो हर जगह सिर्फ शिवसेना का वोट काटते थे। लेकिन उनका कैंडिडेट अब सब जगह नहीं होगा, उनका कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पर होगा। तो जो बाकी जगहों पर वो वोट कटुआ जिसको हम बोलते हैं अपने हिंदी में, वो भूमिका जो थी उनकी, जो सबसे महत्वपूर्ण वही भूमिका थी, जिताऊ वो नहीं थे, वो वोट कटवा की जिम्मेदारी निभा रहे थे। यदि वो भी नहीं करेंगे तो बीजेपी ने उल्टा, मुझे समझ भी मतलब कई पत्रकारों को आज समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों कर दिया कि जो व्यक्ति आपके दूसरी जगह रह के ज्यादा काम का है उसको आपने अपने साथ लेके ऐसा क्यों किया कि वो वोट बढ़ा तो सकता नहीं है। ऊपर से एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा संदीप, वो भी उसका क्या नुकसान जो इंडिया गठबंधन सारे पेच सुलझ गए हैं और ये प्रकाश आंबेडकर वो भी अपने आप में एक अनगाइडेड मिसाइल हैं, उनको रखेगा अभी इंडिया गठबंधन अपने साथ में, या उनके तौर तरीके तेवर देख के कि भैया इनसे पीछा ही छुड़ा लो? सर वो नहीं आ रहे हैं, ये डे वन से पता था। कांग्रेस को भी सिर्फ उद्धव ठाकरे प्रयास कर रहे थे ईमानदारी से, वंचित अघाड़ी नहीं आ रही है, ये सबको पता है। कांग्रेस की कोशिश थी कि राहुल गांधी जब तक यहाँ से चले ना जाएं तब तक कोई ऐसा हेडलाइन चेंज ना हो कि वंचित अघाड़ी चलेगी, तो कांग्रेस ने समय काट लिया, इसलिए अब समय दे दिया 21 मार्च का। कांग्रेस जानती है वो मांग रहे हैं 16 सीटें और उसमें से भी कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस बिल्कुल नहीं दी। अब चंद्रपुर की सीट की बात करें, कांग्रेस का कैंडिडेट जीता हुआ सांसद, उसकी जगह भी सीट यदि कांग्रेस छोड़ने लगी तो कांग्रेस अपनी पूरी जमीन खो देगी। इसीलिए साफ तो तौर पे मतलब एनडीए में राज ठाकरे की एंट्री हो रही है, प्रकाश आंबेडकर की विदाई होती दिखाई देगी इंडिया से। 21 तारीख तक ये बात भी क्या पुख्ता हो जाएगी?